हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश गौर रितेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग जो है परसेंटेज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कोरोना महामारी के चक्कर में काफ़ी समय से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर कुछ वीडियोस बनाएं, तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर आपके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आपका पूरा क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस आप लोगों को रेगुलर बने रहना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत, परसेंट। दोस्तों, नाम से ही क्लियर है परसेंट का मतलब क्या। पर अगर नाम आप यहां पर देखें, नाम को दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। पर मतलब प्रति, और सेंट, सेंट को अगर हम पूरा कन्वर्ट करें तो सेंचुरी से लिया गया है। सेंट, सेंचुरी मतलब क्या, प्रति 100। जब भी किसी भी वैल्यू की गणना, कंपैरिजन जो है 100 पर किया जाता है तो वो प्रतिशत कहलाता है। किस पर कंपैरिजन करना होता है, प्रतिशत। प्रति 100 पर तुलना अगर की है आपने तो वो प्रतिशत कहलाता है। दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है, बोले सर नंबर पे ही कैलकुलेशन अगर हो सकती है तो प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी। जनरली हम मार्क्स जो है नॉर्मली बता सकते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी फिगर अंकों में डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर प्रतिशत क्यों बनाया गया। आप लोगों ने सुना है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कहीं ना कहीं प्रतिशत बनाने की कोई रिक्वायरमेंट रही होगी, इसलिए प्रतिशत की जो है आविष्कार हुआ है। देखिए दोस्तों, बहुत एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। आपके पड़ोस में एक कोई भाई हैं आपके, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, और आप सपोज करो 12th पास आउट हो। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होता है, जब 12th वाले बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा कितने प्रतिशत रिजल्ट बना, और वहीं ग्रेजुएशन वाले बच्चे से पूछा जाता है कितना प्रतिशत रिजल्ट बना। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लेता हूं 12th वाले बच्चे के जो है 80% रिजल्ट आ रहा है, और ग्रेजुएशन वाले बच्चे का जो है 45% रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जब प्रतिशत में आपने क्वेश्चन पूछा तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लियर हो गया कि प्रति 100 में से एक बच्चे का 80% रिजल्ट बना, वहीं दूसरे बच्चे का 45% रिजल्ट बना। लेकिन जरा सोचिएगा, अगर प्रतिशत नहीं होता तो क्या होता। आप 12th वाले बच्चे से पूछते बेटा कितने मार्क्स आए, कितने अंक मिले, तो 12th वाला बच्चा बोल रहा होता, बोले सर मुझे 400 मार्क्स आए या 400 अंक मिले। वहीं ग्रेजुएशन वाले बच्चे से पूछा जाता तो वो बोलता, बोले सर मुझे 450 मार्क्स आए, 450 अंक मिले। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 450 वाला बच्चा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू 400। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन बनता है, कितने में से 400 अंक आए तो कितने में से। आपने 12th वाले बच्चे से पूछा बेटा कितने में से, तो उसने बोला, बोले सर 500 में से, 500 में से, ठीक है। वहीं आपने ग्रेजुएशन वाले से पूछा कितने में से, तो उसने बोला सर 1000 में से। कंफ्यूजन। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक को 1000 में से 450 अंक मिले और दूसरे को 500 में से 400 मिले। मतलब आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, क्वेश्चंस बढ़ गया कितने में से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कितना प्रतिशत बना है, तो कम्युनिकेशन आपका कम हो गया होता, डेटा बिल्कुल शॉर्ट हो जाता, आप सीधा इमेजिनेशन कर पाते 80% आउट ऑफ 100, 45% आउट ऑफ 100, ठीक है। बस इसी टॉपिक को हम समझने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रतिशत की। नाम से मैंने बता दिया, प्रतिशत मतलब प्रति 100। जब किसी भी नंबर की गणना प्रति 100 पर की जाती है तो यह प्रतिशत कहलाता है। दोस्तों, प्रतिशत टॉपिक में कई बार कंफ्यूजन बच्चों को होता है, बोले सर कंपेयर किसका करना होता है, किसको ऊपर लेना होता है, किसको नीचे लेना होता है। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, 200 का कितना प्रतिशत, 200 का कितना प्रतिशत 150 है। 150 is what percent of 200? 150 is what percent of 200? यहां पर कई लोग गलती करते हैं, कोई 200 को ऊपर ले लेता है, कोई 150 को ऊपर ले लेता है, और कुछ लोगों को यहां पर एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि कौन सी वैल्यू को ऊपर लेना है और कौन सी वैल्यू को नीचे लेना है। दोस्तों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
बहुत ही आसान तरीका है, आप जरा इस एग्जाम्पल को समझिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा राम अच्छा लड़का है। क्या लिखा मैंने? राम अच्छा लड़का है। तो आप में से जितने भी लड़के हैं मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे, बोले सर हम कौन से खराब लड़के हैं, हमने कौन सा आपका कुछ बिगाड़ दिया, हम भी अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, आप भी अच्छे हो भाई। तो ये सेंटेंस मेरे लिए अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि जब भी किसी की तुलना की जाएगी तो किसी ना किसी व्यक्ति या किसी ना किसी वैल्यू से की जाएगी, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को मुझे पूरा बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? राम श्याम से अच्छा लड़का है। अब बाकी किसी लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों? क्योंकि आपको सीधा दिख रहा है सर ने जो है कंपैरिजन किया है राम का किससे? श्याम से। राम श्याम की तुलना में अच्छा लड़का है। बस इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, राम श्याम से अच्छा लड़का है। जिसकी तुलना की जाएगी वो ऊपर आता है और जिससे की जाएगी वो नीचे आता है। मतलब जिस भी व्यक्ति या जिस भी वैल्यू से कंपैरिजन किया जाता है वो हमारे लिए बेस का काम करता है। जैसे यहाँ पर राम का कंपैरिजन हुआ है, राम की तुलना हुई है, तो राम ऊपर आएगा। किससे तुलना हुई है भाई? श्याम से, तो श्याम कहां पर आएगा? नीचे। राम श्याम से, राम श्याम का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है और प्रतिशत साइन लगाया जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया जाता है? 100 का, और प्रतिशत साइन लगाया जाता है। आप लोगों ने स्कूल लाइफ में पढ़ा था ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ये मार्क्स तक तो ठीक था क्योंकि मार्क्स आपको पता है टोटल कितना है, मिला कितना है। लेकिन जब ये वैल्यू फिगर में आ जाती है तो कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। बस इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना, किसकी तुलना हुई है ऊपर, किससे हुई है नीचे। जिसका कंपैरिजन है ऊपर, जिससे कंपैरिजन हुआ है नीचे, और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बोले सर परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए प्रतिशत साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। अब मुझे अगर कहीं पर प्रतिशत साइन लगाना है तो प्रतिशत साइन को मेंटेन भी करना होगा। प्रतिशत साइन लगाने के लिए मैं अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 से 100 क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है? 100 का मल्टीप्लाई क्यों होता है? परसेंट साइन को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों यहां पर हम समझते हैं टॉपिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने क्या लिखा? 200 का कितना प्रतिशत 150 है? 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? आप लोगों को यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कंपैरिजन किससे हुआ है दोस्तों? कंपैरिजन हुआ है 200 से। 200 से तुलना हुई है, किसकी हुई है? 150 की। देखिएगा 150 का कंपैरिजन हुआ है ऊपर, किससे कंपैरिजन हुआ है? 200 से नीचे, और परसेंट निकालने के लिए इनटू 100। आपको सॉल्व करना है। 20 से 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो कितना परसेंट है? 150 200 का 75%। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब हम टॉपिक पे आते हैं, फोकस करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। प्रतिशत से फ्रैक्शन कन्वर्जन। प्रतिशत से फ्रैक्शन कन्वर्जन। दोस्तों परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है यहां पर 10%। इस 10% को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो कुछ नहीं करना है आपको, 10 एज इट इज। और मैंने अभी बताया परसेंट साइन का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100। तो बस इस परसेंट साइन की जगह पे आपको अपॉन में 100 लगा देना है। 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 1/10। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मैंने बोला 25%, तो आपने क्या लिखा? बोले सर 25% का मतलब अपॉन में 100, 25 से कैंसिल 4 टाइम्स, दैट इज 1/4। मैंने लिखा 40%, तो आपने क्या लिखा? बोले सर 40/100, 20 से 2 टाइम्स, 20 से ये 5 टाइम्स, दैट इज 2/5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत को जो है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है, परसेंट साइन की जगह आपको 100 लगा देना है अपॉन में, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देना है, वही आपका फ्रैक्शन कन्वर्जन हो जाता है।
यहां पर आगे हम बात करते हैं दोस्तों फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, फ्रैक्शन को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या 1 एक फ्रैक्शन है या नहीं? बिल्कुल दोस्तों, कोई भी इंटीजर या कोई भी पूर्ण संख्या एक भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस संख्या के अपॉन में कुछ नहीं होता उस संख्या के अपॉन में 1 होता है। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है। अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कुछ नहीं करना, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करना होता है और परसेंट साइन लगा देना होता है। तो ये कितना बन गया, 100%। सेकेंड अगर हम बात करें 1/2, दोस्तों 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको पता है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 से कैंसिल किया कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर 1/3, तो 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100%, दैट इज 33 इंटीजर 1/3, 33 सही 1/3। मैंने दोस्तों आगे किया 1/4, दैट इज 1/4 इंटू 100%, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 25%। 1/5 इंटू 100%, दैट इज 20%। 1/6 में 100 का मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 16 इंटीजर 2/3%। 1/7 इंटू 100%, देखिएगा 14 इंटीजर 2/7%। आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे अगर हम बात करें 1/8, दैट इज 1/8 इंटू 100%, तो कितना रिजल्ट आएगा, 12 इंटीजर 1/2%। 12 इंटीजर 1/2%। अगर मैं बात करूं 1/9 की, तो 1/9 इट मींस इंटू 100%, 9 से जब 100 में डिवाइड करेंगे 11 इंटीजर 1/9%। अगेन अगर मैं 1/10 की बात करता हूं तो 1/10 इंटू 100%, कितना रिजल्ट मिला आपको, 10%। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें 1/11 इंटू 100%, दैट इज 9 इंटीजर 1/11%। अगर आगे हम बढ़े तो 1/12 इंटू 100%, 12 से डिवाइड करिएगा, 8 इंटीजर 12 8 जा 96, 4/12 दैट इज 1/3%। 1/13 इंटू 100%, 13 से डिवाइड करिए, 13 7 जा 91, रिमाइंडर बचा 9 अपॉन में 13%। 1/14 इंटू 100, जब आप 100 में 14 से डिवाइड करेंगे 14 7 जा 98, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2/14 दैट इज 1/7%। 1/15 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/15 1/15 इंटू 100, 15 से डिवाइड करेंगे आप 15 6 जा 90, 10 रिमाइंडर बचा 10/15, 5 से कैंसिल 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो कितना रिजल्ट आएगा 6 इंटीजर 2/3। 1/16 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है इंटू 100%, 16 6 जा 96, रिमाइंडर बचा 4, 4/16 दैट इज 1/4। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े 1/20 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 20 से कैंसिल दैट इज 1/5, सॉरी 20 को आप सॉल्व करेंगे तो 20 से कैंसिल 5 टाइम्स 5%। 1/25 को अगर कन्वर्ट करना है परसेंट में तो ये कितना हो जाएगा फिर दोस्तों, 25 से डिवाइड करेंगे आप लोग, 25 4 जा 100। 1/40 को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, 0 से 0, 2 से कैंसिल, ये 5/2%, दैट इज
2 इंटीजर 1/2%। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये जो फ्रैक्शन टू परसेंट या परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, इसको याद कर लेना है, ठीक है, रटना नहीं है, इसको समझना। याद अगर आपको ये होता है तो जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं वहां पर आपका काफी टाइम बच रहा होता है। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक सेकेंड अगर आपको बचाना है तो ये कुछ चीजें, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको ऑरली याद होनी चाहिए, ठीक है। इनका यूज कैसे करना है, किस तरह से आपको एग्जाम में आता है, अब ये देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए फ्रैक्शन का मैंने कुछ पार्ट बताया, कन्वर्जन तो आपको काफी कुछ हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेता हूं 3/8। मुझे अगर इसको 3/8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको अगर याद है 1/8 का परसेंट कन्वर्जन बताया, आपको बस बेस याद रखना है। बेस क्या है? 8 का कितना कन्वर्जन बताया था मैंने? 1/8, दैट इज 12 इंटीजर 1/2%, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है 1/8 का मतलब होता है 12 इंटीजर 1/2%। आपने देखा दोस्तों 1/8 में किसका मल्टीप्लाई है? 3 का। तो बस इस नंबर में भी आपको क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 और ये 3 1 जा 3/2%। यहाँ पर दोस्तों एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है, बोले सर न्यूमरेटर बड़ा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से। कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस नंबर को जरा थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। 12 इंटीजर 1/2% को आप लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2। तो ध्यान दीजिएगा 3 का मल्टीप्लाई किया, 12 3 जा 36 और 1/2 मतलब 3/2। तो 3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1 इंटीजर 1/2, दैट इज 37 इंटीजर 1/2%। दोस्तों यहां पर आपको ये क्लियर हुआ कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन किस तरह के आपको लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के हेल्प से हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को, जरा ध्यान दीजिए। किसी संख्या में, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं समझने के लिए, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8799 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। When a number is added, हो जाएगा ना? हो जाएगा। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8799 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन पार्ट परसेंटेज में कितना लिखा है? 16 इंटीजर 2/3। अगर ये याद है 16 इंटीजर 2/3 कितना परसेंट है, तो सॉल्व करने में काफी आसानी होगी दोस्तों। याद नहीं है आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, 50/3 दैट इज 1/6, ठीक है दोस्तों। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 है ये ओरिजिनल नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है? आपका बेस ओरिजिनल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। और जो न्यूमरेटर या अंश होता है वो होता है आपका परसेंट वैल्यू। क्या होता है दोस्तों? परसेंट वैल्यू, प्रतिशत मान। तो मैंने क्या बोला? किसी संख्या में, मतलब संख्या कितनी है मेरी? 6 यूनिट। ये मेरी क्या होगी? संख्या होगी 6 यूनिट। उस संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ना है। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना है दोस्तों? 1। कितना जोड़ा आपने? 6 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ दिया,
टोटल कितना हो गया दोस्तों 7 यूनिट, और संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों 8799। तो 7 यूनिट का मान दोस्तों आपके पास है 8799, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, और कितना बचा रिमाइंडर 1, 7 2 जा 14, कितना बचा 3, 7 5 जा 35, कितना बचा 4, 7 7 जा 49। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान आ गया है 1257, 1257। आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या, तो दोस्तों वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर कितना था, वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर कितना है दोस्तों 6 इकाई, 6 यूनिट, और 1 इकाई का मान कितना है आपके पास 1257। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7542। तो दोस्तों आपकी वास्तविक संख्या आ चुकी है 7542। एक बार फिर समझते हैं दोस्तों, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8799 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना ऐड करने के लिए कहा है दोस्तों 16 सही 2/3%। बस आपको इसका फ्रैक्शन पार्ट पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा मैंने कितना होता है 1/6। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो आपका हर है या बेस है वो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, और जो आपका अंश है वो प्रतिशत मान होगा। मतलब वास्तविक संख्या 6 इकाई है, उसका प्रतिशत 16 से 2/3 1 हो गया। टोटल संख्या कितनी होगी 7 इकाई, और इस 7 इकाई का मान आपको दे रखा है 8799। आपने 1 इकाई का मान निकाला, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 3 बचा 7 5 जा 35, 7 पन्ना 35, 4 रिमाइंडर है 7 7 49। 1 इकाई का मान आ गया आपके पास 1257। वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर कितना इकाई है 6 इकाई। आपने 6 में 1 इकाई का मान पुट कर दिया 1257। टोटल रिजल्ट आ गया आपका, मल्टीप्लाई करिए, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों समझने के लिए। किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% घटाने पर, किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% घटाने पर प्राप्त संख्या 8442 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में कितना लिखा जाता है आप लोगों को याद होना चाहिए 1/7, और याद नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। 14 7 जा 98, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 14 7 जा 98 प्लस 2 100/7%, और आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, परसेंट की जगह 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना रिजल्ट आया 1/7। ये आपका कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है दोस्तों, वास्तविक संख्या है, और ये कौन सी वैल्यू है, परसेंट वैल्यू है, प्रतिशत मान है। तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना इकाई है दोस्तों 7 यूनिट। आपको इसमें से क्या माइनस करना है, 1 इकाई को माइनस करना है, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका दोस्तों 6 इकाई, और नंबर क्या प्राप्त हुआ आपको माइनस करने पर 8442। तो यहां से 1 इकाई का मान निकालेंगे दोस्तों। 1 इकाई का मान कितना, 6 से कैंसिल, 6 एकम 6, 6 1 जा 6, कैरी 2, 6 4 जा 24, 4 में डिवाइड नहीं जा रहा है 0, और 6 7 जा 42। तो 1 इकाई का मान आ गया दोस्तों 1407। ओरिजिनल नंबर पूछा है आपसे, तो ओरिजिनल नंबर पे ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल नंबर कितना इकाई था, वास्तविक संख्या जो थी 7 इकाई, उठाकर 1 इकाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 1407, 7 7 जा 49, कैरी 4, 0 में किया 0 प्लस 4 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 9849। ये आपका ओरिजिनल नंबर है दोस्तों, ठीक है।
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करें, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या में नब्बे जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 111 सही 1/9% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बार मैंने परसेंट ना जोड़कर वैल्यू जोड़ दी है। कितना ऐड किया है? 90 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 111 सही 1/9 बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, कोई भी संख्या स्वयं के लिए 100% होती है, ठीक है। तो वह अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना बन रहा है नंबर, 111 सही 1/9। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो 100% प्लस 11 इंटीजर 1/9%। तो दोस्तों ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर है। 100% कौन सा नंबर होता है? ओरिजिनल नंबर। और 11 इंटीजर 1/9, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/9। मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था? 9 था, इसमें ऐड कितना किया हमने? 1 यूनिट, तो नया नंबर हमारा 10 हो जाता है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कितना ऐड किया आपने? 90। इस एक इकाई का मान आपको दे रखा है, क्योंकि ऐड क्या हुआ है? ओरिजिनली अगर परसेंटेज में देखें तो 11 सही 1/9, जिसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/9। 9 ओरिजिनल नंबर हो गया आपका 9 यूनिट। आपका प्रतिशत मान कितना हो चुका है? 1 इकाई, और इस 1 इकाई की वैल्यू दे रखी है 90। तो आपको अगर ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर था 9 यूनिट, 1 यूनिट की आप मल्टीप्लाई करिए, 1 यूनिट की वैल्यू है 90, तो ओरिजिनल नंबर हो गया 810। ये आपका आंसर है दोस्तों। काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमें इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे फ्रैक्शन या परसेंट के बेस पे थ्योरी पार्ट की। अब हम टाइप वाइज स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत को। अभी तक सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस थे, यहाँ से हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। चीजें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। ये चीजें जो अभी तक पढ़ी हैं, इनको आपको फोकस करने की काफी जरूरत है। ये अगर क्लियर है तो जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा यूज आपका फ्रैक्शन का वहीं पर होने वाला है, ठीक है। ये पार्ट अगर आपका अच्छा है तो सीआई में आप काफी आसानी से जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो बहुत इजी हो जाता है। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। दोस्तों पहला टाइप है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहां पर बात आती है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर। कई बार कुछ दोस्त जो है एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100%। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इंक्रीमेंट होता है तो प्लस साइन लगा रहे होते हैं और डिक्रीमेंट होता है तो माइनस साइन लगा रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कई बार ये हो जाता है कि आप हर जगह इस फॉर्मूले का यूज करने लगते हैं, जबकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो कोशिश करें इस फॉर्मूले से बचें, ठीक है। अब सर इस फॉर्मूले से अगर बचना है तो आपको कैसे यूज करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जैसे ही मैं कराऊंगा बहुत आसानी से समझ में आएगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा, कभी कोई गलती नहीं। बस एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको यहाँ पर क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है हमारा, राम की आय
राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम? दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप चाहे व्यापम की बात करें या फिर एसएससी रेलवे या बैंक पीओ की बात करें, कोई भी एग्जाम में उठाकर देखिएगा आपको ये कंपैरिजन के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, थोड़ा सा घुमा फिरा कर। ठीक है, तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चंस लिया है, धीरे धीरे इस पे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी उठाएंगे। क्या बोला मैं? राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको नाम लिखेगा राम और श्याम। यहाँ पर पहली लाइन पढ़े, राम की कंपैरिजन हुआ है, किससे हुआ है? श्याम से। तो जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है, जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल होता है, बेस में आता है। अब आपको यहाँ पर 20% का मतलब पता है दोस्तों, 1/5, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल किससे? जिससे तुलना हुई है, तुलना किससे हुई है? श्याम से। तो श्याम की आय कितना है? 5। क्या बोला है? राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है, मतलब श्याम की आय अगर 5 है तो 5 का 20% कितना? 1 ज्यादा है, तो टोटल कितनी हो गई राम की आय? 6। आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। बोले सर अब श्याम के कंपैरिजन किया है, पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। तो आपने देखा, बोले सर श्याम 5 रुपए कमा रहा है और राम 6 रुपए कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है? 1 रुपए। कितना कम कमा रहा है? 1 रुपए, लेकिन किससे? राम से। राम मतलब 6 से। तो 1 6 का कितना परसेंट है? सॉल्व करिएगा, 16 इंटीजर 2/3%, 6 से डिवाइड करें, सॉल्व होगा, आपका रिजल्ट आ गया 16 सही 2/3%। दोस्तों एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जरा समझने की कोशिश करिएगा, परसेंट से ही सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे? मान लिया मैंने पहली लाइन में राम की आय श्याम से 20%, तो श्याम जिससे कंपैरिजन हुआ उसकी आय को मान लेते हैं 100 रुपए। 100 का 20% कितना होता है? 20। अब राम का 20% ज्यादा है, मतलब राम की इनकम कितनी हो गई? 120 रुपए। ठीक है, यहां पर मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना है, श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। तो आपने देखा, बोले सर श्याम राम से कितने रुपए कम कमा रहा है? 20 रुपए कम है, लेकिन किससे? राम से। तो 20 120 का कितना परसेंट? दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं है, बस वैल्यू लिखने का तरीका चेंज है। कुछ लोगों को ये समझ में आता है, कुछ लोगों को फ्रैक्शन समझ में आता है। जो जिस तरह से पहले देख लेता है वही उसके माइंड में सेट हो जाता है। 20 से कैंसिल किया 6 टाइम, 6 से 100 में डिवाइड करेंगे, 16 इंटीजर 2/3%। तो ये आ गया आपका दोस्तों रिजल्ट, 16 सही 2/3% कम है। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शुगर की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने से शक्कर की कीमत में 30% की वृद्धि की जगह कमी ले लेते हैं दोस्तों। 30% की कमी हो जाने से उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए? जिससे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। The price of sugar is
by 30%, then what percent is consumption should be increased so that the expenditure remains same, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर बस ध्यान देना है कि प्रतिशत कमी हुई है, मतलब यहाँ पर प्राइस एक न्यू प्राइस होगी और एक ओल्ड प्राइस होगी, ठीक है। कितना कम बोला है दोस्तों? 30%। 30% को फ्रैक्शन में कितना लिखा जाता है? 3/10। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बेस हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू होती है, वास्तविक। तो पहले कितना था पुराना मान? पहले मान लिया 10 रुपए किलो शक्कर थी, 3 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया दोस्तों? 7 रुपए किलो शक्कर का। आपको खर्च बराबर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ाए? बोले सर अभी 7 रुपए में 1 किलो आ रही है, पहले 10 रुपए में आ रही थी, तो मैंने देखा मेरे पास 3 रुपए बच रहे हैं, तो मैं 3 रुपए की शक्कर ज्यादा लूंगा। किस पर? नई प्राइस पर, क्योंकि वर्तमान में जो प्राइस है उस पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो 3/7 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? सॉल्व करिएगा। 300/7%, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14, इंटीजर 6/7%। 42 सही 6/7% की आपको क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करनी पड़ेगी। इसको अगर हम सेकंड टाइप से सॉल्व करें तो क्या होगा दोस्तों? आपने यहां पर फिर वही न्यू प्राइस लिखा और ओल्ड प्राइस लिखा। मान लिया पहले आपकी ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए थी, 30% की कमी हो गई, तो नई प्राइस कितनी हो गई? 70 रुपए। आपको खर्च में कोई चेंज नहीं लाना है, मतलब अभी भी 100 रुपए खर्च करना है, तो कितने का सामान एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा आपको? 30 रुपए का। किस पर? 70 पर। तो 30/70 का कितना परसेंट है दोस्तों? वही सेम रिजल्ट, 300/7%, दैट इज 42, इंटीजर 6/7%। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शक्कर की कीमत में तीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से शक्कर की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार इसके उपयोग में 40 किलोग्राम शक्कर का कम उपयोग करता है, जिससे उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उस परिवार के द्वारा प्रारंभ में कितनी शक्कर का उपयोग किया जाता होगा? शक्कर की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार इसके उपयोग में 40 केजी शक्कर का कम उपयोग करता है, जिससे उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो उस परिवार के द्वारा प्रारंभ में कितनी शक्कर का उपयोग किया जाता होगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे? शक्कर की कीमत में 30% वृद्धि हो जाने से। तो दोस्तों ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस,
मान लिया मैंने ओल्ड प्राइस 100% थी, न्यू प्राइस 30% बढ़ गई तो कितना हो गया 130%। इसके उपयोग में एक परिवार इसके उपयोग में 40 किलोग्राम शक्कर कम उपयोग करता है, जिससे उसके खर्च में 10% वृद्धि होती है। मतलब पहले खर्च कितना था 100%, 10% की वृद्धि हो गई तो नया खर्च कितना हो गया 110%। वास्तव में होना 130 चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया 40 केजी कम शक्कर का उपयोग किया। तो यहाँ पर कितना प्राइस में कमी दिख रही है आपको दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 20%। एक्चुअल में 130 होना था, मतलब 20% की वैल्यू 40 केजी है तो 1% की वैल्यू 2 केजी। फिर से पॉज करेंगे। देखिए ओल्ड प्राइस मान लिया 100% है, न्यू प्राइस 30% बढ़ गई तो कितना होना था 130। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परिवार ने उसका उपयोग कम कर दिया। कितना कम किया 40 केजी कम उपयोग किया, तो नया खर्च कितना बढ़ा 10%। मतलब पहले 100% खर्च हो रहा था, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110। कमी आप देखिए होना 130 था, 110 हो रहा तो कितना परसेंट की कमी हुई 20% की। कितना केजी कम यूज किया 40 केजी, तो आपने देखा यहाँ पर 20% के बराबर 40 केजी है, तो 20 से कैंसिल कीजिए 2, मतलब 1% की वैल्यू कितने केजी 2 केजी। ओल्ड कंजम्पशन कितना था 100%, तो 100 में 2 केजी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कंजम्पशन कितना आ गया आपका 200 केजी। प्रारंभ उपयोग, प्रारंभ में कितना उपयोग कर रहा था परिवार 200 किलोग्राम शक्कर का उपयोग कर रहा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम इसके टाइप वाइज बढ़ते जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, कुछ समय पश्चात 25% की वृद्धि हुई तथा पुनः 10% की वृद्धि हुई, तो उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपकी सैलरी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसकी सैलरी में फर्स्ट ईयर सपोज मान लिया 20% का इंक्रीमेंट लगा, फिर नेक्स्ट ईयर 25% का इंक्रीमेंट लगा और नेक्स्ट ईयर 10% का, तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में वो एक्चुअल कितने प्रतिशत का था। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, बहुत आसान है सॉल्व करना, बस जरा ध्यान दीजिएगा। मान लिया इनिशियल सैलरी उस व्यक्ति की कितनी थी 100%, इनकम या सैलरी उस व्यक्ति की उस पर्सन के हमने कितना मान लिया इनिशियल प्रारंभ में 100% थी। फर्स्ट ईयर 20% का पहली बार जो इंक्रीमेंट हुआ वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि किस पर होती है हमेशा, वृद्धि हो या कमी हो, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, दोनों हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पर होगी। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू पर कैलकुलेशन करनी। प्रेजेंट सैलरी कितनी 100%, इस पर इंक्रीमेंट हुआ 20%, तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों 20। बहुत आसान है 100 का 20% निकालना है 20। प्लस साइन क्यों लगाया समझते हैं। अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस साइन आता है और डिक्रीमेंट है तो माइनस साइन आता है। 100 में प्लस 20 किया, टोटल इनकम कितनी हो गई उसकी 120%। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जो इंक्रीमेंट लगा वो कितना लगा 25 का। अब ध्यान देने वाली बात है, जो 25% का इंक्रीमेंट है वो 100% पर नहीं है, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू 120 पर। तो दोस्तों 120 का 25% आपको निकालना है। 120 का 25% कितना होता है दोस्तों 30। बोले सर आपको याद था आपने लिख दिया, ऐसा नहीं, ये भी मैंने सॉल्व किया है बट आपको समझ में नहीं आया कैसे। समझने की कोशिश करना जरा। यहाँ पर हमेशा मैंने बोला है 1% का मतलब होता है 1/100। तो अगर आपको किसी भी नंबर का 1% निकालना है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, वो सीधा सीधा आपका 1% है। लेकिन अगर मुझे 10% चाहिए, सपोज 10% निकालना है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब क्या कि 10% या 10 का मल्टीपल चाहिए तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्तों, आपने देखा 10% की वैल्यू कितनी हो गई 12। अगेन 10% की वैल्यू कितनी हो गई 12। और अब ये 10 + 10 कितना हुआ 20। इंक्रीमेंट कितने का बोला है 25 का। तो दोस्तों 10 और 10 20 हो गया, बचा कितना परसेंट 5%। आप लोगों को पता है 10 का हाफ कितना होता है 6। तो आपने ये ऐड किया 25%, जिसकी जगह पे एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितना हुआ 30। मतलब क्या 120 का अगर 25% निकालूं तो कितना रिजल्ट आता है 30।
आप निकालने के लिए एक और तरीका कर सकते थे, 120 का डायरेक्ट 30/100। तो आपने ये देखा 20 से 120 का 25%, 25/100, ये 25 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, और 4 से कैंसिल ये 30 टाइम्स, तो कितना आ गया दोस्तों 30%। ये आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 120 में 30% ऐड हुआ तो प्रेजेंट में अब सैलरी उसकी कितनी हो गई 150, और नेक्स्ट टाइम जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना परसेंट था 10%। लेकिन ये 10% किस पर लगा दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू 150 पर। 150 का 10% कितना होता है 15। तो आपने देखा ओवरऑल जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ कितना, 20 + 30 50, 50 + 15 65%। तो उसकी सैलरी कितना इंक्रीज हुई दोस्तों 65%। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। रेडी। आइए दोस्तों एक और नया क्वेश्चन लिया हमने इसी टॉपिक को समझने के लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 15% की कमी आ जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा। देखिए समझते हैं, आपने मान लिया इनिशियली वस्तु की प्राइस कितनी थी दोस्तों 100%, या अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे 100 रुपए मान सकते हैं, क्योंकि 100% को हमने 100 रुपए कंज्यूम कर लिया। पहले वस्तु की कीमत थी 100 रुपए, उसमें वृद्धि कर दी आपने 25% की, 25% का इंक्रीमेंट किया, तो 100 का 25% कितना होता है दोस्तों 25। और वृद्धि को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों प्लस से। कई लोगों को कंफ्यूजन है, तो आपको जिस भी वैल्यू का परसेंट निकालना है परसेंट के लिए अपॉन में 100, कैंसिल, तो कितना बचा 25। अब देखिए दोस्तों पहले 100 थी, 25 रुपीज बढ़ गई प्राइस, तो प्रेजेंट में कितनी हो गई 125। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, वस्तु की बिक्री कम हो गई। जब प्राइस बढ़ी तो वस्तु की सेलिंग कम हो गई, तो आपने देखा सेलिंग कम होने से कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा। तो सेलिंग कितना कम हुआ, बोले सर प्राइस तो 125 हो चुकी है प्रेजेंट में, लेकिन 15% की कमी हो गई। तो 15 की कमी किस पर हुई 125 प्रेजेंट वैल्यू पर, तो 125 का 15% निकालिए दोस्तों। आप लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो 25 से 5 टाइम्स कैंसिल और ये 4 टाइम्स कैंसिल, लेकिन मुझे ज्यादा आसान लगता है कि जब भी अपॉन में 110 मल्टीपल अगर 0 का है तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पॉइंट लगा दीजिए, काफी आसान हो जाएगा। 15 5 75, 15 5 75, कैरी क्या बचा हासिल के 7, 15 दूनी 30, 15 2 30, कैरी 7 था तो 37, अगेन 3, 15 1 15 + 3 18 अपॉन में 100। और 100 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब कितनी कमी हुई 18.75 की। तो अगर वास्तव में देखें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो आपने प्राइस 25 रुपए बढ़ा दिया और वास्तव में कमी कितनी की 18.75 की। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, आपको इंक्रीमेंट हुआ, फायदा मिला कितने रुपए का। अब देखिए 25 में से अगर आप 18.75 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है 6.25। प्लस में मिलता है दोस्तों रिजल्ट या माइनस में, बोले सर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्ट आएगा प्लस में, और ये प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट को। तो कितना फायदा हुआ 6.25% का परिवर्तन हुआ, लाभ हुआ। आइए दोस्तों एक और नया क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि को 30% कम कर दिया जाए तो दूसरी राशि में कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे कि उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, तो कोई भी ऐसा नंबर जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वृद्धि कमी के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एक नंबर ए हो गया और दूसरा नंबर बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है मेरे पास 80। दोस्तों समझना जरा, पहले नंबर को सपोज मैंने 10 मान लिया और दूसरे नंबर को भी 10 मान लिया, तो टोटल मेरा मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। लेकिन मुझे बोला गया है कि पहला नंबर 10 था, दूसरा भी 10 था, दोनों का गुणा 100 आ गया। अगर पहले नंबर को 30% कम कर दो, मतलब क्या 10 का 30% कम किया तो ये नंबर कितना बचा दोस्तों 7। दूसरे नंबर को अभी मैं एज इट इज रखता हूं 10, तो मैंने क्या देखा, मेरा रिजल्ट पहले 100 था, अब कितना हो गया 70। मतलब जितने प्रतिशत की कमी मैंने पहले नंबर में की है उतना प्रतिशत रिजल्ट भी मेरा कम हो गया।
अब मुझे रिजल्ट वापस 100 चाहिए, तो 70 से 100 पर जाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों? 30 की। लेकिन किस पर? प्रेजेंट वैल्यू, मैंने बताया था कंपैरिजन हमेशा प्रेजेंट पर। 30 की वृद्धि होगी किस पर? 70 पर। तो 30 70 का कितना परसेंट? 0 से 0, दैट इज 300/7%। मतलब कितना दोस्तों? 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 42 इंटीजर 6/7%। 42 सही 6/7% की क्या करनी होगी दोस्तों? वृद्धि। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सेम टाइप है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। क्वेश्चन में दिया है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों आप लोगों को पता होगा आयत मतलब रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। मैंने अभी बताया था जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो अगर किसी एक नंबर में कोई वृद्धि या कमी होती है तो ओवरऑल रिजल्ट में भी उतने ही प्रतिशत की कमी या वृद्धि होती है। इसको समझने के लिए दोस्तों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहले नंबर को सपोज मैंने मान लिया लंबाई भी 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी, तो मेरा टोटल क्षेत्रफल कितना था दोस्तों? 100। अब मैंने क्या बोला है? लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो लंबाई अगर मेरी 10% थी, 10 में 20 की वृद्धि करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2। मतलब नई लंबाई मेरी कितनी बन जाएगी? 10 का अगर आप 20% निकालते हैं तो 2 आता है। मतलब टोटल रिजल्ट 10 पहले से लंबाई थी, 2 और बढ़ गई, टोटल लंबाई कितनी हो गई? 12। चौड़ाई को एज इट इज रखा मैंने 10, तो मैंने देखा मेरा टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? 120। पहले 100 था, अब 120। मतलब कितना बढ़ा? 20% क्षेत्रफल बढ़ गया। मुझे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितना परसेंट दोस्तों? 20 कम करना पड़ेगा। लेकिन किस पर? बोले सर वर्तमान क्षेत्रफल पर। वर्तमान क्षेत्रफल कितना हो गया? 120। तो 20 120 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 20 से कैंसिल किया 6 टाइम, और 100 में जब 6 से डिवाइड करेंगे दैट इज 16 इंटीजर 2/3%। तो दोस्तों कितने प्रतिशत कम करना होगा आपको चौड़ाई को? 16 सही 2/3% कम करना होगा जिससे आपके रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो। आइए दोस्तों इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इससे हम इस टॉपिक को, इस टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता होगा। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो आर स्क्वायर का मतलब क्या? पाई आर इंटू आर। यहां पर देखा दोनों नंबर मल्टीप्लाई में। पाई क्यों नहीं है? क्योंकि पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आप पाई का मान चेंज नहीं कर सकते हो, आर का मान चेंज कर सकते हो। तो आर इंटू आर। आपने सपोज मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 10। पहले वृत्त की त्रिज्या थी 10, तो 10 इंटू 10 इंटू पाई। मतलब टोटल रिजल्ट, टोटल एरिया कितना था आपका? पहले वृत्त का क्षेत्रफल था 100 पाई। लेकिन मुझे बोला है वृत्त की त्रिज्या में कितनी कमी कर दी जाए? 10% की। तो अगर कमी कर दूं, न्यू एरिया कितना हो जाएगा? कमी किया, आर में 10% की कमी की, तो 10 का 10% दोस्तों होता कितना है? 1। 10 में से 1 कम किया तो त्रिज्या कितनी बची? 9। अगेन आर मेरी कितनी है दोस्तों? 10। 10 में से 1 कम किया तो कितना बचा? 9। मतलब टोटल एरिया कितना हो गया दोस्तों? 81 पाई। पहले 100 पाई था, अब 81 पाई है। मतलब क्षेत्रफल में क्या हुआ दोस्तों? कमी आई। कितने की? 19 पाई की। कितने की कमी आई दोस्तों? 19 पाई। ये 19 पाई कम हुआ, लेकिन किस पर? कहां पर कम हुआ दोस्तों? 100 पर या फिर 81 पर? तो मैंने क्या बोला था? कंपैरिजन किससे पूछा है? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई। कमी कहां से आएगी दोस्तों? पहले वाले एरिया से। पहले एरिया कितना था? 100 पाई। तो 19 पाई की कमी आई किस पर? 100 पाई पर। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। पाई से पाई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो टोटल कितने प्रतिशत की कमी आई दोस्तों उसके एरिया में? 19%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे टाइप पे बात करने वाले हैं। परसेंटेज पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न,
या फिर वोटिंग पर आधारित प्रश्न, वो सभी टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। बस आपको रेगुलर बने रहना है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।